हाय एवरीवन, मैं राशि शुक्ला। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 10 के हिंदी मीडियम से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इसमें जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रिया, और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो संतुलित रासायनिक समीकरण, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रेडॉक्स अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, संक्षारण, विकृत गंधता। ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनके अंदर भी कई टॉपिक्स आएंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया तो होगी और रासायनिक अभिक्रिया के जो अंदर होगा वो भी हमारा 2 टॉपिक आएगा उसके अंदर, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। संतुलित रासायनिक समीकरण एक ही रहेगा जो हमें खूब अच्छे से समझना है, क्योंकि समीकरण हमें करना रहता है ना। और फिर हमारा आएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसमें प्रकार आएंगे संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, उसके बाद अपचयन, उपचयन, ये सब आएंगे, ठीक है। और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा आएगा, फिर दहन अभिक्रिया आएगा जिसके अंतर्गत उष्माशोषी, उष्माक्षेपी ये आएगा, फिर संक्षारण आएगा, विकृत गंधता आएगा, ठीक है। इतना ही है हमारा, और हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार हमारा हाई स्कूल है, और हम जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे हमारे नंबर भी आएंगे, ठीक है। और मैं एक बार पढ़ा दूँगी, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। हाँ, अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सारे टॉपिक्स हमने मिटा दिया, हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो हम लोग इसको जानेंगे कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया ये होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर संयोग करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई 2 पदार्थ ले लेते हैं और जब वो संयोग करेंगे, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है, और जब वो संयोग करेंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। पहले हमारा हो गया कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो कार्बन अकेले आया ना, उसके बाद ऑक्सीजन भी हमारा अकेले ही आएगा। पर अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अब आए समझ में, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब 2 तो है ही, और 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब हम इसको नोट कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं पूरी थ्योरी, ठीक है। है, आया ना समझ में।
दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ईजी है रासायनिक अभिक्रिया, समझ में आया ना कि रासायनिक अभिक्रिया हमारा क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मान लेते हैं पहला ये हमारा एक हो गया, ठीक है, और ये एक मिला के दो हो गया। दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और दो से अधिक भी हो सकते हैं, जो मान लो तीन पदार्थ मिलकर भी एक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बन, ये ऑक्सीजन, और इन दोनों से मिलकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, इसमें हमें वो समझना था अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। तो वो अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, क्या अभिकारक और उत्पाद, तो देखते हैं। इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। हमारा कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों भाग लेते हैं ना, ये दोनों हमारे रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, ठीक है। भाग लेंगे ये दोनों, तो जो दोनों ये और ये भाग लेते हैं, इन दोनों को कहेंगे अभिकारक, ठीक है। और इन दोनों से मिलके जो तैयार होता है उत्पाद, जो एक तैयार होता है दूसरा पदार्थ, दूसरा नया पदार्थ, उसे कहेंगे उत्पाद। ये हमारा हो गया उत्पाद, ठीक है। बस इतना ही है अभिकारक में। जो पार्टिसिपेट करेंगे वो अभिकारक होंगे, और जो करेंगे उनसे एक दूसरा पदार्थ बनेगा, वो होगा उत्पाद, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया, अब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई अच्छे से, और उसके बाद अभिकारक उत्पाद अच्छे से समझ में आ गया। हाँ बस, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसा रासायनिक समीकरण, क्या ऐसा रासायनिक समीकरण जो हमारी बाईं दाईं दोनों तरफ समान हो, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अभी हम लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं।
रासायनिक समीकरण, ठीक है। ठीक, इसमें जो हमारा डिफिनीशन है इसका ये है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाईं दोनों तरफ समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक लड़की है, मतलब दो बहनें हैं, ठीक है। दो बहनें हैं तो उसके पापा ने एक को 2 रुपये दिए और एक को 5, तो ये क्या बराबर हुआ? नहीं ना। अगर इसको 2 दिए तो इसको भी 2 देंगे तभी तो बराबर होगा। तो वही इसके कहने का मतलब है, जब दोनों बाईं तो दाईं और जब समान होंगे उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर दोनों तरफ समान नहीं है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा संतुलित रासायनिक समीकरण का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ये होगा, क्या होगा? ये होगा। तो हमारा ये जिंक है और ये H2SO4, ठीक है। तो Zn प्लस H2SO4, अब हमारा जो Zn है वो प्लस में चार्ज रहता है उसका, और जो H2 है वो भी प्लस में ही रहता है, पर SO4 हमारा माइनस में रहता है। तो इस प्लस वाले की क्रिया हम लोग अपने माइनस वाले से करा दे रहे हैं, ठीक है। प्लस का माइनस से करा देंगे तो हमारा ZnSO4 हो जाएगा और हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ हमें देखना है, हमें जो हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण का जो उदाहरण है उसमें हमें ये नहीं देखना है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमें यही देखना है, बता रही हूँ। और इसमें हमारा Zn है तो यहाँ पे Zn लिख दे रहे हैं। इसमें सिर्फ इधर वाले में देखेंगे, इधर इतने में, ठीक है। इतने में सिर्फ देखेंगे हाइड्रोजन है, ये भी देखेंगे, H2 है वो भी देखेंगे। तो हमारा जो Zn है वो कितना है? यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, SO कितना है? 4 है, ठीक है। अब हम अपने इस साइड आ जा रहे हैं, इधर भी हमारा Zn लिखेंगे, SO लिखेंगे, पहले H लिख दे रहे हैं, पहले हाइड्रोजन लिखेंगे फिर SO लिखेंगे। तो हमारा क्या आएगा? देखो Zn यहाँ पे भी 1 है, 2 Zn तो नहीं लिखा है ना, एक ही Zn लिखा है, इसका मतलब एक ही है। S2 हमारा 4 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है यहाँ भी। तो देखो यहाँ भी एक जिंक, यहाँ भी एक जिंक, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी SO4, यहाँ भी SO4। तो मतलब दोनों बैलेंस, मतलब दोनों बराबर है, इधर भी ये संख्या बराबर है और इधर की भी ये संख्या बराबर है। तो इसे ही कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी आपको MCQ में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान से देख के। अब हमारी अगली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रही है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग उसको लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का हमारा सबसे पहला जो है अभिक्रिया, हम देखिए हम नाम में लिखेंगे और डिफिनीशन भी साथ में ही जानेंगे, ठीक है, एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वो है संयोजन।
क्या है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक, अभी ये इसको संयोजन भी बोल सकते हैं और योगात्मक भी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, तो जो मैं अभी डिफिनीशन बताऊंगी वही इसका भी होगा। और अगर कोई टीचर ऐसे मतलब अक्सर सभी संयोजन याद रखते हैं, तो इसीलिए कोई कोई टीचर उसको मतलब भटकाने के लिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है पूछ लेता है। तो भटकना नहीं है, संयोजन और योगात्मक दोनों एक ही होता है, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है संयोजन अभिक्रिया क्या है, तब भी वही डिफिनीशन बताना है। कोई पूछ रहा है योगात्मक क्या होता है, तब भी वही डिफिनीशन बताना और वही एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, हमारा जो संयोजन होता है, अभी हमने अभिकारक उत्पाद पढ़ा, आप लोग को पता होगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो इसका जो डिफिनीशन है वो है दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ये सेम रासायनिक अभिक्रिया की तरह, उसमें था दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें वही घुमा फिरा के दिया है ताकि आपको बार बार अभिकारक और उत्पाद याद रखना पड़े, क्योंकि कोई कोई होता नहीं कि यार ये तो छोटा है इसको छोड़ो, पर वो भी याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए दिया गया। तो अगर हम देखें तो हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था वो भी इसमें हो सकता है, इसमें आ सकता है वो भी। ये भी देखो, ये है ना कार्बन और ऑक्सीजन, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है। तो इसलिए दो या दो से अधिक, ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं। अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो वही होता है संयोजन है। अभी हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं संयोजन का। एक एग्जाम्पल और है, ये भी वही है, अभिकारक दो है, उत्पाद एकल हमारा तैयार हुआ है ना। H2 प्लस Cl2, दोनों में दो है तो आगे दो लिख देंगे और यहाँ पे HCl लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा इसका डिफिनीशन क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन या योगात्मक भी बोल सकते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है, C+O2 gives out CO2, ठीक है। अब हमारा अगला है वियोजन या अपघटन प्रक्रिया।
मतलब वियोजित होना। वियोजित मतलब अलग होना। वियोजन मतलब अलग होना, वियोजित होना। अपघटन मतलब अपघटित होना, अलग होना। ठीक है, तो हमारा जो इसके कहने का मतलब है जब अलग होते हैं उसे ही वियोजन या अपघटन किया गया। तो कोई चीज़ अगर अलग हो रहा है तो इसमें हम देखेंगे। तो ये है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास अभिकारक कितना रहेगा, एक रहेगा, तो हम एक अभिकारक लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या एक अभिकारक हमारा क्या CaCO3 हमने ले लिया। तो अगर हम O को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा O2 और यहाँ बचेगा एक O। ठीक है, अगर हम दो O को एक साथ ले रहे हैं और एक O को अलग कर ले रहे हैं तो हमारा यहाँ जो एक O है वो Ca के साथ हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एक यहाँ से O हट जाएगा तो हमारा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इसके कहने का मतलब यही है, एक अभिकारक दो सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है, इसे ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? क्या वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अब हमारा अगला है, हमारा जो तीसरा है वो है विस्थापन अभिक्रिया। समझ लेना, अच्छे से सब आ जाएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया ये है हमारा तीसरा। तो विस्थापन मतलब विस्थापित करना होता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक लड़की है, ठीक है, ठीक, एक लड़की ये है और दूसरी लड़की ये है जो बहुत ही दुखी है। और दुखी क्यों है अभी बताते हैं। ठीक है, एक लड़की है जो खुश है और एक लड़की है जो बहुत दुखी है क्योंकि वो थक गई है इसीलिए दुखी है। वो खड़ी है और खड़े रहते थक गए। और ये जो दोनों हैं ये बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। तो जब बेस्ट फ्रेंड है तो अगर भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी और वो बैठी रहेगी, मैं खड़ी रहूँगी, तो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पे गुस्सा आएगा कि क्योंकि वो एक भी बार नहीं सोचेगी मेरे बारे में कि रुको थोड़ी मैं खड़ी हो जाती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड आके बैठ जाए। तो इसीलिए वो भी बहुत दुखी है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड होती हुई भी मुझे नहीं बोल रही है बैठने को, बस ये गुस्से की वजह से गई। ठीक है, मान लेते इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, मान लेते हैं। हाँ, तो B गई A के पास, इसके पास ये गई और बोली उठो, तो ये खड़ी हो गई। ये खड़ी हो गई तो इससे बोली, इसको उठा के उसके बाद खुद इसकी जगह पे बैठ गई। उसके बाद जो हमारी B है वो खुश हो गई और A दुखी हो गई क्योंकि वो अब उसको खड़ा रहना पड़ रहा है। और A कुछ नहीं बोली, A क्यों B को कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अब वो खुश हो गई बैठ के और ये सैड हो गई। तो जो हमारा B है वो A को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे बैठ गया। तो इससे समझ में आया ना क्या होता है कि किसी को किसी की जगह से हटा के खुद उस पर बैठ जाना, वही होता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यही है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही अच्छे से अगर आप लोग चाहें तो समझ सकते हैं। अभी हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या है। वे
अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या यौगिक अभिक्रिया में उपस्थित किसी अन्य यौगिक को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे वे अभिक्रियाएं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या यौगिक अभिक्रिया में उपस्थित किसी दूसरे यौगिक को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। तो हमारा उदाहरण क्या होगा, Fe प्लस CuSO4। अब क्या होगा, अब हमारा जो SO4 माइनस Cu प्लस Fe प्लस, ठीक, अभी मैंने बताया ना प्लस का बॉन्ड हमेशा माइनस के साथ होता है, प्लस हमेशा माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। तो Fe जो है वो Cu को हटा के Fe Cu की जगह ले लिया, उसको हटा दिया, उसको अकेले कर दिया, तो Cu यहाँ पे अकेले हो गया। तो ये भी वही बात हुई ना, कि Fe Cu को हटा दिया और उसकी जगह ले ली और Cu अकेली हो गई। तो यही है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग इससे एग्जाम्पल देख के भी डिफिनीशन बना सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर लेकिन एग्जाम्पल आता है तो, और डिफिनीशन से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा होगा चौथा, ठीक है। चौथा क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन को भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लिख रहे हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थों के अणु में दो भिन्न आयन ले लेते हैं, मान लेते हैं प्लस या माइनस, ये दोनों भिन्न आयन है, दो भिन्न आयन है, एक ये, दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दे तथा नया उत्पाद बनाए, तो उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थों के अणु में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दे तथा एक नया उत्पाद बनाए, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। समझ में आया ना सबको। और हमारा जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है वो होगा Na2SO4, उसके बाद प्लस BaCl2, ठीक है। ये हमारा होगा, इतना मुझे दिया, आगे हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो देखो यहाँ पे हमारा जो क्लोरीन है वो भी दो है और सोडियम है वो भी दो है, तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख देना, ठीक है। यहाँ उतनी जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2NaCl, दोनों दो है, इसीलिए हम लोग दोनों लिख देंगे, आगे दो लगा के लिख देंगे 2NaCl, उसके बाद प्लस लगाएंगे तो हमारा बच क्या रहा है, BaSO4, यही तो बच रहा है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे प्लस BaSO4, इसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड, इसको कहेंगे बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये है हमारा, ठीक, द्विविस्थापन का उदाहरण, ठीक, समझ में आया ना। अब हमारा होगा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम
होता है, अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी। और इसके सेम अपोजिट हमारा, हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उपचयन, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये सब हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल भाषा में समझेंगे, इसमें वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है तथा ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब H-O+, ठीक। इतना इसमें समझना है, हाइड्रोजन की कमी और इसकी वृद्धि, ठीक। और उपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। एकदम अपचयन वाले के अपोजिट उपचयन वाला रहेगा। समझ में आया ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और उपचयन क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होगी उसे उपचयन कहेंगे। अब हम दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे अपचयन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो है 2Cu+O2। तो यहाँ पे हमारा बन गया 2Cu O, 2 कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हमारे किसकी वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ठीक है। और इधर इसमें क्या होगा हमारा उदाहरण, इसमें जानते हैं क्या होगा, इसमें हमारा होगा CuO, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Cu+H2O, यही बनेगा हमारा। इसमें इसका योग हुआ हाइड्रोजन का, अगर एक का योग होगा, देखो इसमें हाइड्रोजन माइनस रहेगा मतलब हाइड्रोजन की कमी होगी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। समझ में आया। और हमारा और है जो है, मतलब थोड़ा और है, पढ़ना है, ज़्यादा नहीं बचा है पहले चैप्टर में, पर बचा है। उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। हमारा होगा उत्क्रमणीय, और इधर साइड अनुत्क्रमणीय। तो जैसे हमारा अपचयन उपचयन था वैसे ये भी है, बस ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, बस इसका वो नहीं करना, कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे से, ऐसे कर दिया, अलग अलग डिफिनेशन लिखनी है, ठीक है, ऐसे मैंने किया। अब हमारा जो उत्क्रमणीय होगी वो ऐसी अभिक्रिया होगी जो दोनों दिशाओं में चलेगी, मतलब रिवर्सिबल। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलेगी उसे उत्क्रमणीय कहेंगे, और जो सिर्फ एक ही दिशा में चलेगी उसे अनुत्क्रमणीय कहेंगे। अब हम जान लेते हैं, डेफिनेशन तो समझ में आएगा, बहुत आसान है। जो दोनों दिशाओं में चलेगी उसे उत्क्रमणीय, जो एक ही दिशा में चलेगी अनुत्क्रमणीय। अब उत्क्रमणीय का जो हमारा उदाहरण है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारे पास जो OH है, OH हमारे पास 2 है, और हाइड्रोजन भी, अकेले का हाइड्रोजन भी 2 है और OH भी 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2NaOH। हमारा बचा क्या,
यही ये एक ही दिशा में जा रही है, मतलब, और ये HCl इधर से भी हो रहा है, HCl इधर से भी हो रहा है, ये दोनों दिशाओं में चलेगी। बस समझ में आया। अब हमारी टॉपिक है दहन अभिक्रिया। क्या है? दहन अभिक्रिया। ठीक, दहन अभिक्रिया क्या है? बहुत आसान है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो वायु की उपस्थिति में भी जलने लगे उसे दहन अभिक्रिया कहेंगे। बस इतना ही जानो, कभी मतलब पूछता है पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो वायु की उपस्थिति में भी जलने लगता है दहन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा होगा, और हमारी इसी दहन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो ऊष्माक्षेपी होता है मतलब ऊष्माशोषी पहले समझेंगे, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा नियुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब हम उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। CH4+2O2, ठीक है, ये हमारा हो गया ऊष्माक्षेपी का। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा प्राकृतिक गैस होगा उसका दहन होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे O2 है 2, यहाँ पे 2 हमारा ऑक्सीजन, मतलब कहा जाए तो 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, 2O2 है ना, तो 4 ऑक्सीजन है, तो हम लोग लिखेंगे CO2, और अगला हमारा होगा 2H2O। ठीक है, ये होगा CH4+2O2 gives out CO2+2H2O। यहाँ पे हमारे पास 4H है, और यहाँ पे हमारा दो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे 2 लगा दिए, और यहाँ पे 2, तो 4 हाइड्रोजन भी हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन भी हो जाएगा 2, और यहाँ पे CO2। ठीक है, ये हमारा ऊष्माक्षेपी होगा। और हमारी ऊष्माशोषी का क्या होगा, N2+O2 gives out 2NO ऊष्मा। ठीक है, इसमें भी रहेगा ऊष्मा। ठीक, समझ में आया ना? ये हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसमें ऊष्मा नियुक्त होगी, इसमें ऊष्मा अवशोषित। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है पेपर में, बाकी जरूरी है क्योंकि पूछा जा सकता है। इसमें है, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकृत तथा जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकृत तथा एक अभिकारक का अपचयन होता है। क्या हुआ,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकृत और दूसरे का अपचयन होगा, ये हमारा है रेडॉक्स प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट टॉपिक है संक्षारण और विकृत गंधिता। ये दोनों टॉपिक के बाद हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। संक्षारण समझते हैं, संक्षारण क्या होता है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संक्षारण बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको जरूर पेपर में पढ़ के आना, क्योंकि अब की बार 2026 के बोर्ड पेपर में आया था हम लोगों के पेपर में। ठीक है, तो संक्षारण क्या है? संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे संचरित होने लगती है। तो हमारा जो संक्षारण का उदाहरण होगा, जैसे मान लेते हैं कि ठंडी के दिनों में हमारे जो घर में सरिये लगे होते हैं, अगर उसमें ग्रीस का तेल या अगर वो पेंट नहीं हुआ होता है तो उसमें मुरचे लग जाते हैं, तो वो संचरित होने लगता है, उसे ही संक्षारण कहते हैं। अगर संक्षारण से बचाव के लिए हमें सरिये में वो लगाना पड़ेगा, ग्रीस का तेल लगाओ या पेंट करो, तो वो संचरित नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा संक्षारण। ठीक है, और अगला है हमारा विकृत गंधता, ये भी हमारे लिए जरूरी ही होता है। विकृत गंधता क्या होता है? जब कोई वसा या तेल, एकदम आसान भाषा में, ये वो का छोड़ो, एकदम आसान भाषा में बताओ क्या होता है। जैसे हमारे घर में रात का जो खाना होता है, बचा होता है, अगर उसको फ्रीज़र में ना रखें तो वो ख़राब हो जाता है और उसमें अजीब तरह से गंध आने लगती है, वो उसका स्वाद भी खट्टा या अजीब लगने लगता है, तो उसे विकृत गंधता कहते हैं। जैसे खाना का खराब होना, ठीक है, और उसमें अजीब तरह से गंध आना, यही होगा हमारा विकृत, उसका स्वाद अजीब होना, यही होगा हमारा विकृत गंधता। पर हम इसका अपने तरफ से एक वो जान लेते हैं, जब वसा या तेल या उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करने लगते हैं तो उसमें अजीब तरह से गंध आने लगती है, उसकी स्वाद भी बदल जाता है, उसे विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, इतना ही था आज हमारे पहले चैप्टर में। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर किसी को पहला चैप्टर नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। ठीक है, और अभी भी बहुत से समीकरण होंगे जिसका मैं वन शॉट बनाऊँगी और वीडियो डालूँगी। ठीक है, तो प्लीज़, थैंक यू सो मच।